5-6 बल्कि बहुत अच्छे इंसानों की एक बड़ी तादाद बसती है। एक दिन ये अक्सरियत इस मकरू अकलियत पर गालिब आ जाएगी। सच बताएं कि आपका दिल क्या कहता है? वो करवट लेकर यकायक मेरे करीब हो गई। किस बारे में? मैंने कुछ न समझते हुए सवाल किया। मैं यहाँ से अमेरिका जाने के बारे में पूछ रही हूँ। कोई मुज़ायका नहीं है? हमें यहाँ से निकल कर कहीं ना कहीं तो जाना है। वैसे भी मैंने अमेरिका एक बार देखा है, दोबारा देखने की हवस है। मुझे मालूम था कि आपका जवाब यही होगा। मेरा जवाब सुनकर वो हंसने लगी। क्या तुमको दिलों की बात जानने का इल्म आ गया? वीरा वहाँ है, इससे आपकी नोक चोक चलती रहती थी। रोजमर्रा जिंदगी में कुछ ना कुछ हलचल सी रहती थी। आप उसे जरूर मिस करते होंगे। तुमने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया। मैंने संजीदगी से कहा, हर शख्स का अपना मकाम होता है। वो चैन से बैठने वाली औरत नहीं है, हर वक्त किसी न किसी से उलझती रहती है। कोई और मुयस्सर नहीं है तो अब उसका सारा नजला सुल्तान शाह पे गिर रहा है। उसकी कमी तुम भी महसूस करती होगी। मुझे छोड़ दें, इस वक्त मैं आपकी बात कर रही हूँ। तुम जिस मफहूम में सवाल कर रही हो, मेरा जवाब नफी में है। पता नहीं आपको क्या मफहूम मिल गया। मेरा सवाल सीधा साधा था। सुनो, मैंने उसका कान खींच कर कहा, आज तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें इस वक्त से जानता हूँ जब तुम सिर्फ कर्नल सवार ज़ैदी की बेटी हुआ करती थी। मुझसे ऐसी ज़ुबानी बातें ना किया करो। मैंने कोई ज़ुबानी बात नहीं की। मेरा कान छोड़ दें, जख्मी हो जाएगा। इस रात हम देर तक जागते रहे और बातें करते रहे। इस दौरान में मेरे जहन में 2 बातें गर्दिश कर रही थी। सबसे मेरा राब्ता हो गया था, मगर मैंने जहांगीर की कोई खैर खबर नहीं ली थी। जो स्टेशन 4 से अपने घर मुंतकिल हो चुका था। कराची और बैंकॉक के वक्त में फ़र्क की वजह से मैं इस वक्त भी उसे फ़ोन कर सकता था, लेकिन इस वक्त मैं गजाला से बातें करके लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो कभी कभी ऐसे मूड में आती थी। मैं इस तसलसल को तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने फैसला कर लिया कि अगले दिन मैं उससे बात करूंगा। दूसरी बात का ताल्लुक डान से था। यह नामुमकिन था कि उसे अपने ज़राए से मोती महल में होने वाले धमाके की खबर न मिली हो। चौफान ने भी अपने तौर पर उसे आगाह किया होगा। इस वाक़े को रुनमा हुए कई घंटे गुजर चुके थे। टान ने फ़ोन किया था, ना इसका कोई पैगाम आया था। मुझे खलीस सी थी। चौफान ने वो वाक़या मेरी ज़ात से मंसूब करके मुझे ये उम्मीद दिलाई थी कि दुश्मन के घर में बारूद फटने की खबर डान का दिल खुश कर देगी। इसी खुशी में वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। इस बारे में डान की तरफ से मुकम्मल खामोशी मुझे खलजान में मुब्तला कर रही थी। अगली सुबह 10 बजे मैं नाश्ता करने के बाद अखबार पढ़ रहा था कि इंटरकॉम पर चौफान की कॉल आ गई। मास्टर जल्दी नीचे आओ, वो घबराई हुई आवाज़ में तेज़ी से कह रहा था। मेरी गाड़ी में बड़ा आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इस डान के लिए बड़े आदमी का इस्तारा इस्तेमाल किया था। मेरा दिल उछल कर हल्के में आ गया। कोशा नशीन डान खुद चल कर मेरे होटल के दरवाजे पर आया था। मेरी वो बात नाकाबिले यकीन थी। डान इस कदर मोहतात था कि उसने मुझे और चौफान को कहीं भी अपना नाम लेने से मना किया हुआ था। वो नहीं चाहता था कि राजन से महाज आराई के किस्से में कहीं भी उसका नाम आए। एक तरफ उसकी वो गैर मामूली एहतियात मेरे पेश नज़र थी, दूसरी तरफ वो खुद चौफान की गाड़ी में सवार होकर मेरे होटल आ पहुंचा था। ताखीर से सही, मगर डान ने गैर मामूली रद्दमल का मुजाहरा किया था। चौफान का वो पैगाम सुनते मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने तैयार होकर जरा सी देर में नीचे पहुंचने का वादा करके फ़ोन बंद कर दिया। मुझे हड़बड़ा कर पतलून पहनते देखकर गजाला ने घबराए हुए अंदाज में पूछा, क्या हुआ? ये किसका फ़ोन था? चौफान डान को अपनी गाड़ी में लेकर आया है, मैंने कहा। खुदा खैर करे, गजाला के मुंह से बेइख्तियार निकला। यह पर्दा नशीन अपनी सारी एहतियात को बालाए ताक रखकर यहाँ कैसे आ गया? मेरे पास गजाला के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं खामोशी से अपनी तैयारी में लगा रहा। चौफान के पैगाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि मैं चंद लम्हों में पतलून और जूते पहनकर कमरे से निकल खड़ा हुआ। मैं तेज कदमों से होटल की लाबी अबूर करके सदर दरवाजे से बाहर निकला तो पोर्च में चौफान की काली आकाड़ का दूर दूर तक पता नहीं था। मैं वहां रुके बगैर आगे निकलता चला गया। होटल के अहाते के बाहर चौफान की गाड़ी अपनी मखसूस जगह पर खड़ी हुई थी। इस वक्त हर तरफ दिन की चमकीली धूप फैली हुई थी, लेकिन चौफान की गाड़ी के शीशे इतने गहरे स्याह थे कि दूर से अंदर का कोई मंजर नजर नहीं आ रहा था। स्याह शीशों के पीछे नजर आने वाले मोहूम धब्बों से यह अंदाजा हो रहा था कि ड्राइविंग सीट के साथ अगबी नशिस्त पर भी कोई शख्स मौजूद था। वहां शीशों की तारीकी में 2 तारीख तर धब्बों के अलावा कुछ नहीं था। मैं मशीनी अंदाज में आकाड़ की तरफ बढ़ता चला गया। मैं सेलर्स बार और इसकी ऊपरी मंजिल में डान का दबदबा देख चुका था। कार की तरफ पेशकदमी करते हुए मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आकाड़ का पिछला दरवाजा खोलकर डान को ताजीम दूं या अगला दरवाजा खोलकर पहले चौफान से बात करूं। चौफान स्याह विंड स्क्रीन के पीछे से मुझे अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। मेरे करीब पहुंचते ही उसने अपने बराबर वाली नशिस्त का दरवाजा खोलकर मेरी उलझन दूर कर दी। मैंने खुले हुए दरवाजे में से अपनी गर्दन अंदर डालकर डान से मुखातिब होने का इरादा किया था कि डान की धीमी आवाज गूंजी, गाड़ी में बैठ जाओ। मैं चौफान के बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया। गाड़ी का बेआवाज इंजन चल रहा था। बाहर के गर्म मौसम के मुकाबले में अंदर बहुत ज्यादा ठंडक थी। गाड़ी में बैठने के बाद मेरे लिए अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखना मायूब होता। मैंने अंदर बैठते हुए कंध अखियों से अकबी नशिस्त का उड़ता हुआ सा जायजा लिया।
तो डॉन आधी आस्तीन की कमीज और जीन्स में मलबूस किसी हैवी वेट बॉक्सर की तरह धंसा हुआ नजर आया। गुड मॉर्निंग, मैंने अंदर बैठते ही हल्की आवाज में कहा। डॉन ने जवाब नहीं दिया। मेरे सवार होते चाउफान गाड़ी को हरकत में ला चुका था। वो पहला मौका था कि मैं चाउफान के साथ डॉन से मिल रहा था। शायद इसी वजह से डॉन भी मोहताज था। वो चाउफान को गैर जरूरी अंदाजे लगाने का मौका नहीं देना चाहता था। कई दिनों पहले चाउफान ने तुमको होटल छोड़कर किसी गेस्ट हाउस में जाने के लिए कहा था। कार के खुनक कैबिन में डॉन की सर्द और गुर्राती हुई आवाज गूंजी। इसका सवाल सुनकर मुझे खुशी हुई कि चाउफान गैर जिम्मेदार नहीं था। उसने मौका पाते ही मुझसे किया वो वादा पूरा कर दिया था। हाँ डॉन, मैंने बेजान से लहजा में कहा। मैं परदेसी हूँ, यहाँ की ऊंच नीच के बारे में चाउफान मुझे बताता रहता है। इसका कहना था कि 5 स्टार होटलों में वो लोग रहते हैं जो दुनिया के हर बड़े शहर को एक जैसा देखना चाहते हैं। अली, मैंने तुमको अपनी आंखों का तारा कहा था। डॉन इस बात को वहीं खत्म करके कह रहा था। तुमने इस बात को पूरा कर दिखाया है। मोती महल में होने वाले धमाके ने मेरे दिल में लगी हुई आग को ठंडा कर दिया है। ये चाउफान उल्लू का पट्टा बुज़दिल है। 2 सालों में ये वहां एक कंकर भी नहीं मार सका। मैंने कुछ नहीं किया। इस इज्जत अफजाई पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैंने मोती महल वाले वाक़े के बारे में सच उसके कानों में डाल दिया। मुझे मालूम है कि तुमने कुछ नहीं किया होगा। इस वक्त तुम मेरे पास थे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ये बड़ा काम करने वाले कौन लोग थे। वो एक आदमी है, इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैंने असद का नाम लिए बगैर कहा। मैं तुमसे खुश हूँ, बहुत खुश, इतना खुश कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मांगो, इनाम में तुम क्या मांगना चाहते हो? बैंकॉक में तुम्हारी हमायत और मोहब्बत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। मैंने डॉन के लिए खुशामद का सबसे मुअस्सर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो शुरू से तुम्हारे लिए है, कुछ और मांगो। डॉन फ्याजी के मुजाहरे पर तुल गया था। मेरे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मारने या मर जाने के इरादे से अपनी कश्तियां जलाकर यहाँ आया हूँ। दुश्मन को मार लिया तो फिर सोचूंगा कि नई जिंदगी के लिए क्या मांगा जाए। मैंने मकारी से काम लेते हुए तमहीद बांधी। चंद लम्हों के लिए ड्रामाई खामोशी इख्तियार की, फिर उदास लहजे में कहा, हो सके तो दोनों पासपोर्ट मुझे लौटा दो। मैं वो साथ लेकर नहीं फिर रहा। उसने दमंग लहजे में और नीची आवाज में जवाब दिया, मिलने आओगे तो ले लेना, वो तुम्हारे हैं। तुम्हारा इनाम अब भी बाकी। इनाम देना है तो अपनी मर्जी से दे दो। मैं तुमसे अमान के अलावा और क्या मांग सकता हूँ? बहुत कनात पसंद हो। डॉन के इन अल्फाज के साथ 1000 भात के नए नोटों की एक गड्डी पीछे से मेरे कदमों में आ गई। उसने अपनी बात जारी रखी, ये 1 लाख भात तुम्हारे हैं। इन्हें खर्च करके तुम अपनी बददिमाग बीवी को खुश कर सकोगे। खुदा तुम्हें खोया हुआ मकाम अता करे। मैंने नोटों की गड्डी उठाकर किसी खानदानी फकीर की तरह डॉन को दुआ दी। होटल में तुम्हारा मेहमान हूँ, मेरा कोई खर्च नहीं है। यह रकम उसी को खुशनुदी खरीदने पर खर्च होगी। वो मेरी बीवी के जिक्र का कोई महल नहीं था। डॉन ने इनाम की रकम देकर बिलावजह उसका तज़किरा किया तो मैंने भी जवाब में गजाला की बात कर डाली। मुझे ये जानकर खुशी हुई थी कि मेरी तरफ से डॉन के जहन में परवरिश पाने वाले सारे शकों को शुबात से ज़ाहिर हो चुके थे और वो खुले दिल के साथ हमारे पासपोर्ट लुटाने पर आमादा हो गया था। यह रकम हकीर है। अपने कामों पर मेरी खुशी का अंदाजा तुमको इस बात से लगा लेना चाहिए। तुम्हें अपने पास बुलाने की बजाय आज मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। इस इज्जत अफजाई पर मैं सारी उम्र नाज करता रहूंगा। एक एक करके मैं अपने तरकिश के तीर चला रहा था। जब तक मैंने अपनी आंखों से तुम्हें नहीं देख लिया, मुझे चाउफान की बात का यकीन नहीं आया। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं जब बाहर निकलता हूँ, चाउफान की इसी गाड़ी में निकलता हूँ। काले शीशों के पीछे कौन मुझे देख सकता है? मेरा साया देख ले तब भी मुझे नहीं पहचान सकता। उसने पुरगुरूर लहजे में कहा, तुमने अपने आदमी से मेरे लिए काम करने के बारे में बात की है? यकायक वो सवाल कर बैठा। वो ज़ेर का आदमी था। मेरी तरह उसने भी चाउफान की मौजूदगी में असद का नाम नहीं लिया। इसने हाथ जोड़कर मुआज़रत की है, ये जिंदगी उसे पसंद नहीं है। हालांकि वो खुद बहुत सफाक आदमी मालूम होता है। डॉन बोला, तुमको पता है कि वो रिमोट कंट्रोल बम था जो उसे मोती महल में ले गया था, वो खुद बम के साथ उड़ गया। तुम्हारे दोस्त ने इस आदमी की बेखबरी में रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर डाला। ये गलती थी या दानिस्ता ऐसा किया गया? मुझे मालूम है। मैंने मुजरिमाना नदामत के साथ कहा, ये उसकी मजबूरी थी। उसे राजन के असर और सूख का इल्म है। वो अपने खिलाफ कोई सबूत छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इस आदमी ने बम बंदर ले जाने पर आमादा होकर अपने मालिक से गद्दारी की थी। एक गद्दार के लिए बड़ी सी बड़ी सजा भी कम होती। खूब। डॉन मेरे जवाब से माजूज होते हुए बोला, गद्दारों के लिए ये फलसफा मुझे पसंद आया। इनसे काम लो और इन्हें उड़ा डालो। पालोगे तो वो कल तुमसे भी गद्दारी करेंगे। मेरी और डॉन की निगाहें चार नहीं हो रही थी। हम दोनों अगली और पिछली नशिस्तों पर बैठे थे। हमारे दरमियान बराह रास्त सिलसिला कलाम जारी था। इस दौरान में चाउफान की सारी तवज्जो सड़क पर मरकूज रही। वो किसी बुत की तरह तनाव के आलम में सीट पर अकड़ा हुआ बैठा था। गाड़ी में डॉन की मौजूदगी इसके आसाब पर बुरी तरह असर अंदाज हुई थी। वो धीमी रफ्तार से मोहताज ड्राइविंग कर रहा था। चाउफान, कदरे खामोशी के बाद डॉन ने पहली बार उसे मुखातिब किया। यस डॉन। उसके होंठों से लरजती हुई आवाज बरामद हुई।
تو سن رہا ہے نا عقل کی یہ باتیں؟ ڈان نے اسے تصدیق چاہی۔ ان میں صدیوں کا تجربہ رچا ہوا تھا۔ تیرے ماسٹر کے جان نثار بھی اس کی طرح ذہین ہے۔ یس ڈان، چاؤفان اقرار کر کے رہ گیا۔ تم نے اپنے کارناموں سے مجھے حیران کر دیا ہے۔ ڈان دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ میری اور تمہاری پہلی ملاقات کو مشکل سے 1 ہفتہ ہوا کا۔ اس 1 ہفتے میں دنیا ادھر سے ادھر ہوگی۔ ہر روز چھوٹا راجن کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اب اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ ہم سے پہلے ہی اسے پتہ چل گیا ہوگا۔ موتی محل میں بم لانے والا اس کا اپنا آدمی تھا۔ ایسا ہی کا آدمی اور مل جائے تو چھوٹا راجن کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تم نے مجھے یہ سب کرنے کا حوصلہ دیا، ورنہ میں کئی دن سے بینکاک میں بھٹک رہا تھا اور ایک پھلی بھی نہیں توڑ سکا تھا۔ تم بہت منکسر المزاج اور سعادت مند ہو۔ کھڑکی سے باہر مجھے کچھ مانوس چیزیں نظر آئیں اور میں چونک گیا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ چاؤفان کی گاڑی سیلرز بار جانے والے راستے پر سفر کر رہی تھی۔ کیا ڈان مکاری سے مجھے اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے جا رہا ہے؟ وہ خیال ذہن میں آتے ہی میرے معدے میں اچانک گرہیں سی پڑنے لگی۔ اس وقت میرے پاس انگلیوں میں پڑی ہوئی تو انگوٹھیوں کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ڈان مجھے تعریف و توصیف کے جال میں الجھا کر اپنے ٹھکانے پر لے جا رہا تھا، جہاں رہنے والے 4 مشٹنڈوں کو میں خود دیکھ چکا تھا۔ میں نے بوکھلا کر چاؤفان کی طرف دیکھا۔ وہ روبوٹ کی طرح سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ بے اختیار خیال آیا کہ میں راستے کے بارے میں چاؤفان سے سوال کروں، لیکن میں نے اس خیال کو اسی لمحے مسترد کر دیا۔ گاڑی میں ڈان کی موجودگی میں ہم دونوں کا ایک دوسرے سے مخاطب ہونا حفظ مراتب کے خلاف ہوتا۔ اگر ڈان کے دل میں کوئی کھوٹ آ چکا تھا تو میری اور چاؤفان کی براہ راست گفتگو سے مزید بگاڑ پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ میرا سرسری اور ابتدائی مشاہدہ تھا۔ میں نے غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ چاؤفان کی گاڑی سیلرز بار کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ میری بے چینی لمحہ و لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چلتی کار کا دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دوں، مگر میں اپنے دل پر جبر کر کے بیٹھا رہا۔ ڈان، میری واپسی کتنی دیر میں ہوگی؟ جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں سوال کر ڈالا، کیوں؟ کیا تم کو واپسی کی جلدی ہے؟ ڈان نے جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا۔ میرا دوست عام طور پر اسی وقت مجھ سے ملنے آتا ہے۔ میں نے بہانہ کیا، مجھے سیلر بار کے دروازے پر اتار کر چاؤفان تمہیں واپس لے جائے گا۔ ڈان کا جواب سن کر میری جان میں جان آ گئی۔ اگر بات صرف اتنی ہی تھی تو یہ میرے حق میں بہتر تھی۔ سیلرز بار کے دروازے پر میں ڈان کو پاسپورٹوں کے بارے میں یاد دہانی کرا سکتا تھا۔ وہ مسئلہ اسی پھیرے میں حل ہو جاتا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ ڈان نے بند گاڑی میں سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ گاڑی کا ایئر کنڈیشنر چلنے کی وجہ سے اندر دھواں نہیں تھا، لیکن چلے ہوئے نفیس تمباکو کی بو تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اس خاموشی کا فائدہ اٹھا کر اپنے ارادے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ آئندہ گفٹ شاپ میں نہ جانا۔ اچانک ڈان کی آواز ابھری۔ موضوع سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہدایت میرے لیے تھی۔ اس کی بات جاری رہی۔ اس نے دوبارہ تمہیں دیکھ لیا تو وہ سامنا کرانے کے لیے تمہیں پکڑ کر میرے پاس لے آئے گی۔ میں فضولیات میں پڑھ کر اپنا وقت برباد کرنا پسند نہیں کرتا۔ میرے لیے وہ قصہ ختم ہو چکا ہے۔ اوکے، میں نے سر کو خم دے کر کہا۔ چاؤفان نے سیلر بار کے قریب پہنچ کر اپنی کار عقبی گلی میں لے جانے کے بجائے مین بار کے مقفل دروازے پر روک تھی اور کسی پیشہ ور ڈرائیور کی طرح نیچے اتر کر ڈان کے لیے پچھلا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ڈان کے احترام میں بھی گاڑی سے اتر گیا۔ ڈان متکبرانہ انداز میں گاڑی سے اتر کر اپنی جینز کی ایک جیب ٹٹولتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر تک نہیں ڈالی۔ جیب سے چابی نکال کر بار کا دروازہ کھولا اور اندر غائب ہو گیا۔ اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میرے دل کی بات دل ہی میں رہ گئی۔ ڈان نے اتنا موقع نہیں دیا کہ اسے پاسپورٹوں کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ میں اس کے پیچھے جا کر کچھ کہتا تو وہ برہم ہو سکتا تھا کہ ایک بات طے ہو جانے کے بعد مجھے پاسپورٹ واپس لینے کی اجلت کیوں تھی۔ چلو ماسٹر، چاؤفان نے گہرا سانس لے کر کہا، اب تمہیں پہنچا دوں۔ ڈان کے سامنے تمہاری جان کیوں نکلی ہوئی تھی؟ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں نے پوچھا۔ ابھی تم نے ڈان کی محبت دیکھی یا غصہ نہیں دیکھا؟ اس کے مرضی کے خلاف بات ہو تو وہ تھپڑ رسید کرتا ہے۔ ایک من کا تھپڑ آدمی کے اوزان خطا کر دیتا ہے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم یہ دیکھ لو کہ اس کے باوجود میں نے تمہاری بات ڈان تک پہنچا دی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈان تمہارے پاسپورٹ لوٹانے کا وعدہ کر کے گیا ہے۔ اس نے احسان جتایا۔ تم اس قصے کو بلا وجہ اپنے دل پر لیے بیٹھے تھے۔ میں سیلرز بار کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ ڈان چاہتا تو اسی وقت وہ مسئلہ حل کر سکتا تھا۔ بڑے آدمیوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، انہیں چھوٹی باتیں یاد نہیں رہتی۔ وہ ہنس دیا۔ برا نہ مانو تم ایک چھوٹی سی بات پوچھ لوں؟ تم میرے ماسٹر ہو، 1000 باتیں بھی پوچھو گے تو میں جواب دوں گا۔ ڈان نے تمہیں آج جو عزت دی ہے اس سے مجھے خوف آنے لگا ہے۔ تمہاری شکایت پر وہ میری چمڑی اتھیٹا لکھا۔ تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ مجھے زیادہ منہ نہیں لگاتا۔ میں اس کی بسیار گوئی سے ہمیشہ پریشان ہو جاتا تھا۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے کہا، میں نے سنا تھا کہ ڈان عورت پر ہاتھ اٹھانے کو بزدلی اور کمینگی سمجھتا ہے۔
मुझे सुनकर हैरत हुई। उसने गिफ्ट शॉप वाली को अपने एक आदमी से पिटवाया है। मास्टर, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, बाल की खाल निकालते हो। डॉन ने मुहावरे में आदमी कहा होगा, वो औरतों पर वाकई हाथ नहीं उठाता। गिफ्ट शॉप वाली के पिटने का तमाशा मैंने कल शाम देखा था। उसे डॉन की तगड़ी बवर्चन ने दुकान में घुस कर मारा था। अब पता चला कि वो तुम्हारी शिकायत का शाखसाना था। तुम जिसे चाहो डॉन की नजरों से गिरा सकते हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने अपना वादा पूरा करके मेरा दिल जीत लिया है। मैं कॉल के पक्के मर्दों की कदर करता हूँ। वापसी का सफर चाउफान ने अपने असल रंग में तेज रफ्तारी और बेपरवाही से तय किया। हम खासे कम वक्त में होटल के करीब पहुंच गए। होटल आ गया, जाने से पहले मुझे अगला काम बता दो, चाउफान ने इल्तिजा की। राजन, एक कुल वक्ती काम है, जब कोई और मसरूफियत ना हो तो इसके पीछे लगे रहो। जैसे ही कोई खास बात मालूम हो मुझे इतला दे दो, मैंने कहा। गाड़ी रुकते ही मैं 1 लाख बात की गड्डी अपनी जेब में उड़स कर होटल के हदूद में दाखिल हो गया। चाउफान तेजी से आगे रवाना हो गया। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दूसरी दस्तक पर गजाला ने अंदर से सवाल किया। मेरे जवाब सुनकर उसने मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोला तो मुझे उस मुस्कुराहट के पीछे फिक्र तशवीश के साए मंडलाते हुए महसूस हुए। मैं बेताबी से लपक कर कमरे में दाखिल हुआ और दोनों हाथों से उसके बाजू थाम कर मुतवाहिश अंदाज में पूछा, क्या बात है, तुम खैरियत से तो हो ना? तुम्हारे चेहरे से परेशानी क्यों झलक रही है? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। ये बताएं कि डॉन से आपकी मुलाकात कैसी रही? उसने कसमसा कर अपने बाजू मेरी गिफ्ट से छुड़ा ली। मुलाकात बहुत अच्छी रही। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, यहाँ क्या हुआ है? आप पहले आराम से बैठकर जूते वगैरह उतारें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके जाने के बाद यहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आई थी, वो थोड़ी देर पहले गई है। यहाँ पुलिस का क्या काम, वो क्यों आई थी? गजाला से वो सवाल करते हुए मैंने तायराना अंदाज में कमरे का जायजा लिया तो मेज पर चाय की 2 खाली प्यालियों और ट्रे में रखे हुए चाय के बर्तनों के सिवा वहां सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वो आपके जाने के 10 मिनट बाद आई थी। ये कार्ड देकर गई है। गजाला ने तपाई के सिरे पर रखा हुआ सफेद विजिटिंग कार्ड उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। कार्ड की तहरीर थाई जुबान में थी, एक लफ्ज भी मैंने पल्ले नहीं पड़ सका। मैंने कार्ड को पलट कर देखा, इसकी पुष्ट सादा थी। मैंने कार्ड एहतियात से अपनी जेब में रख दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं समझी कि आप लौट आए हैं। दरवाजा खोलने पर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। वो सादा कपड़ों में थी और अंदर आने की इजाजत तलब कर रही थी। इसकी जुबान से पुलिस का नाम सुनकर मेरा दिल तहलका। मैंने उसे अंदर बुलाने से पहले होटल की इंतजामिया के किसी फर्द को बुलाने का इरादा किया, मगर फिर उसे अंदर बुला लिया। तुम्हें किसी को बुला लेना चाहिए था। कार्ड पर पुलिस का मोनोग्राम नहीं है। वो सादा कपड़ों में आई थी। ये दोनों बातें शक को शुबे वाली थी। मैंने मुस्तिबाना अंदाज में कहा, जो होना था वो हो गया। अब जल्दी से बता डालो कि उसकी आमद का क्या मुद्दा था। वो बहुत मुहज्जब और शाइस्ता औरत थी। उसका मुख्तसर नाम सामे था। वो होटल के मेहमानों में खौफ व हिरास फैल जाने के अंदेशे की वजह से सरकारी वर्दी उतार कर आम कपड़ों में हमारे कमरे तक आई थी। गजाला धीमे और पुरस्कून लहजे में बताने लगी, किसी ने फोन पर पुलिस ऑफिस को इतला दी थी कि हमारे कमरे में मुकीम जोड़ा यानी हम दोनों हेरोइन के स्मगलर हैं और अपने साथ लाया हुआ माल मकामी मार्केट में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फोन गुमनाम था लेकिन इतला अहम थी। पुलिस ऐसी फोन कॉल्स पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इतला की अहमियत की वजह से इस अफसर को इब्तदाई छानबीन के लिए भेज दिया गया था। मैं नहायत तजस्सुस और फिक्रमंदी के साथ वो वाकया सुन रहा था। गजाला के खामोश होते मैंने उसे बेताबी से लुकमा दिया, जल्दी से पूरी बात बता डालो। मुझसे मिलने के बाद उसे यकीन हो गया कि वो इतला गलत थी। वो मेरी बैंकॉक आमद के मकसद और तफरीही मकामात के बारे में बातें करती थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो मुतमईन होकर शिकायत को भूल चुकी है। मैंने उसके लिए चाय मंगवा ली। चाय खत्म करने के बाद उसने नहायत मुआज़त खाना अंदाज में कमरे और सामान की सरसरी और रस्मी तलाशी लेने की इजाजत चाहिए। हमारी गुफ्तगू इतनी दोस्ताना थी कि मैं इनकार नहीं कर सकी। यानी एक मुश्तबा औरत यहाँ आई और तलाशी लेकर चली गई। मैंने ताज्जुब से कहा,